आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 25 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न है, देश का पहला गौ अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर असम। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देश का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्न में से किस में भूफल बनते हैं? बताएं आप लोग किस में भूफल बनते हैं? ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मूंगफली में साथियों आप सभी जानते हैं भूफल बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्याज क्या है तो भैया प्याज एक तना है, तरबूज क्या है, तरबूज एक फल है और गाजर एक जड़ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन बी सिलिया, ऑप्शन सी बिली, ऑप्शन डी एल्विओली। साथियों छोटी आंत का जो उंगली की तरह हिस्सा होता है साथियों उसे हम बिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बिल्ली कहते हैं। और साथियों इसका कार्य होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। साथियों आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनको कुछ सीमा तक संरक्षण करने का निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला आरक्षित वन है साथियों वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। यदि आपसे पूछा जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर के जंगल कहाँ पर हैं तो बताइएगा गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो बताइएगा असम में है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? बताएं आप लोग किस में होता है बाह्य निषेचन? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी मेढक या फिर ऑप्शन डी सांप। साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों मेढक में क्या है बाह्य निषेचन होता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है, अर्थात यह जल और थल दोनों में रह सकता है और यह एक शीत रक्त प्राणी है। ये कई बार पूछा गया है मेढक कैसा प्राणी है तो बताइएगा शीत रक्त प्राणी अर्थात ठंडा रक्त प्राणी। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर ईमानदारी से कमेंट करेंगे। ठीक है, बताएं आप लोग विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंथोनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फोलिक एसिड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम साथियों बायोटिन है या बायोटीन है। ओके, यदि आपसे पूछा जाए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है तो बताइएगा पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह से साथियों आपको सारे ऑप्शनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी सांप। साथियों पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। साथियों इस त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसमें साथियों
लोग अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु 64 योगिनी और पशुधन की पूजा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? बताएं आप लोग इन चार में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ये आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भैया चिपको आंदोलन के साथ हम सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े हुए थे, अर्थात यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ए और बी। ओके, यदि आपसे पूछा जाए विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो बताइएगा भूदान आंदोलन से। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इस तरह से याद होने चाहिए। अगला है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारा ब्लड होता है इसकी बताना प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है क्या, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों हम सभी जानते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4। ये भी आप ध्यान रखें, 7.4 का मतलब क्या है? 7 से ऊपर है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। ठीक है, पीएच मान भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? बताएं आप लोग, किसका अपने प्राकृतिक निवास के साथ ठीक मेल नहीं किया गया है? भारतीय गैंडे का प्राकृतिक निवास असम है, बिल्कुल भाई सही है। बाघ का प्राकृतिक निवास बंगाल है, सही है। हाथी का प्राकृतिक निवास कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बरसावन है, बिल्कुल सही है। शेर का हिमालय है, नहीं भैया, शेर का जो प्राकृतिक निवास है साथियों वो है हिमालय के गिर के जंगल। साथियों सॉरी माफ करना, शेर का जो प्राकृतिक निवास है वो है गुजरात के गिर के जंगल। ठीक है, गुजरात के गिर के जंगलों में शेर का प्राकृतिक निवास है, लेकिन यहां हिमालय लिखा हुआ है, अर्थात ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। अर्थात यहां पर कहा गया है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये किसके प्रदूषण की वजह से होता है? तो साथियों जब प्रदूषित जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होती है तब होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, भरतपुर राष्ट्रोद्यान निम्नलिखित राष्ट्रोद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? पेंच राष्ट्रोद्यान, काजीरंगा राष्ट्रोद्यान, रणथंभौर राष्ट्रोद्यान, या फिर केवलादेव राष्ट्रोद्यान? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, केवलादेव राष्ट्रोद्यान, जो कि साथियों राजस्थान में है। इसका पहले नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछा जाए पेंच राष्ट्रोद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी में है। काजीरंगा राष्ट्रोद्यान कहां पर है, ये असम में है। रणथंभौर राष्ट्रोद्यान कहां पर है, तो भैया ये राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जा सकता है? बताएं आप लोग, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाएगा जिसको यदि हम एक बार ढाल देते हैं लेकिन यदि हम उन्हें गर्म पुनः करते हैं तो वो नरम नहीं होते? तो साथियों ऐसे प्लास्टिक को कहा जाएगा थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बताएं हम, हाँ एग्जाम्पल पर आप बेकेलाइट ले सकते हैं। बेकेलाइट क्या एक थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है, अर्थात यह आप इसको गर्म करेंगे तो नरम नहीं होगा। ओके, अगला है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, या फिर सूर्य प्रसार? साथियों हम सभी जानते हैं सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। और सूर्य में क्या होता है? सूर्य भैया नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे क्या है भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? जो हम भोजन करते हैं साथियों, उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको बताना किस में मापा जाता है? तो साथियों उसको मापा जाता है कैलोरी में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में, और विद्युत सामर्थ्य को मापा जाता है हॉर्स पावर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? बताएं आप लोग, इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टॉस, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन? साथियों जैव अपघटनीय से मतलब है ऐसे जिनका बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं जैव अपघटनीय। तो साथियों यहाँ पर जो सीवेज है ये क्या है? जैव अपघटनीय होगा। जैसे फल और सब्जियों के छिलके हो गए, मल तथा मूत्र हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है? आसानी से अपघटित हो जाते हैं बैक्टीरिया और कवकों के द्वारा, अर्थात यह जैव अपघटनीय कहलाएंगे। ओके, चलिए अगला है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन सी CFC द्वारा या फिर ऑप्शन डी जल वाष्प द्वारा। साथियों हम सभी जानते हैं समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत पाई जाती है, और इसको साथियों प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और बात करें यहां पर हम नाइट्रस ऑक्साइड और CFC, तो भैया इनसे क्या है? इन दोनों से ही ओजोन परत को नुकसान होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन एक तेलीय बीजीय फसल है? बताएं आप लोग, इनमें से कौन सी तेलीय बीज फसल है? गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब या फिर सूरजमुखी? साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो सूरजमुखी है साथियों, इससे क्या है? अधिक मात्रा में तेल प्राप्त किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और जो हृदय के रोगी होते हैं साथियों, उनको सूरजमुखी का तेल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जिससे मतलब हृदय रोगी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें वसा की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, इसलिए हृदय रोगी के लिए है बहुत ही अच्छा होता है। अगला है, निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है? और आप सभी लोग जरूर कमेंट करना आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है साथियों, यह एक नर जनन हार्मोन होता है, ठीक है। बाकी ये क्या है? बाकी ये मादा जनन हार्मोन है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, बिल्कुल भैया राइट है। तो ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है भाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। कथकली कहाँ का है? कर्नाटक का। नहीं मेरे भैया, कथकली है केरल का, ठीक है। अर्थात ऑप्शन बी क्या है? गलत है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या फिर एंट्रोपिक है। साथियों यदि किसी जल क्षेत्र में जो BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक आती है, तो इससे संकेत मिलता है कि जो जल है वह सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। जल के साथ जो प्रदूषण की जांच है वह BOD के द्वारा ही की जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है क्या? पोमोलॉजी कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है या फिर डेमोग्राफी कहलाता है? साथियों करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 11 जुलाई को। अगला है, फंक ने किसका आविष्कार किया था? बहुत ही आसान है लेकिन इंपोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। फंक ने क्या है? विटामिन की खोज की थी या आविष्कार किया था, ठीक है। अगला है, सबसे भारी धातु कौन सी है?
लिथियम, ओस्मियम, क्रोमियम या फिर कोबाल्ट। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सबसे भारी धातु है साथियों ओस्मियम। और यदि पूछा जाए सबसे हल्की धातु कौन सी है तो बताइएगा लिथियम। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो बताइएगा विटामिन B12 में। ठीक है, अगला है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप कमेंट अवश्य करें आपने कितना स्कोर किया है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भैया हम सभी जानते हैं शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लें भाई। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।